अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी रहने वाली ये जंग फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। वैसे तो ट्रंप से किसी अच्छे काम की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे उनका जो किरदार था वो काफ़ी पॉजिटिव रहा और वो दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ को एक फुल फ्लेज वार में जाने से रोक पाए हैं। सो होपफुली अब दोनों कंट्रीज़ जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करेंगी और उसको वायलेट नहीं करेंगी। लेकिन हम तो शुरू से कह रहे थे कि वार इज़ नॉट ए सोल्यूशन। पाकिस्तान जो पहलगाम पे अटैक हुआ है उसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन शायद इंडिया को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी और फिर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक भी किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने वापस उनकी ठीक ठाक ठुकाई की है तब जाकर उनको समझ में आया है कि दिस शिट इज़ सीरियस और फिर जाकर वो सीज़ फायर पे एग्री हुए हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस पूरे एपिसोड से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, इंडिया ने क्या हासिल किया, इंडियंस के कुछ पाकिस्तान के बारे में मिस थे वो भी शैटर हुए हैं, और सबसे बढ़कर इस पूरे एपिसोड से दोनों मुल्कों को क्या सबक मिलता है। सो जो इंडियंस का पहला मिथ या गलत फहमी थी पाकिस्तान के बारे में वो ये कि पाकिस्तान तो एक भीख मंगा देश है, इनके पास पैसे नहीं हैं तो शायद इनकी मिलिट्री भी ऐसी होगी। ये रोज़ कटोरा लेके कभी आईएमएफ के पास फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर रहे होते हैं, तो इनकी मिलिट्री भी ऐसी होगी और हम जाएंगे और इनको डेसिमेट कर देंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इट इज़ समवट ट्रू दैट पाकिस्तान इज़ ए भीख मंगा देश। हम मुसलसल आईएमएफ की चक्करों में लगे हुए हैं, हर रोज़ का कर्जा मांगने जाते हैं और उस चुंगल से हम निकल नहीं पा रहे इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम मिलिट्री की बात करें तो ये ट्रू नहीं है। जो इंडिया की जनरल पब्लिक है उनको शायद ये बात समझ में नहीं थी कि पाकिस्तान इज़ ए सिक्योरिटी स्टेट और हम भीख मंगा देश हैं इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका सिविलियन एरियाज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो ठीक है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का जो एक ठीक ठाक बजट है वो मिलिट्री में जाता है और मिलिट्री के अपने भी बिजनेसेस और इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो जो इंडियन को ये लगता था कि शायद इनकी इकॉनमी भी थकड़ सी है और इसी तरह इनकी फ़ौज भी थकड़ सी होगी। सो अब जब उनको ठीक ठाक जवाब मिला है तो उनको ये समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमी आर टू डिफरेंट एंटिटीज़ और ये एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करती। दूसरा जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो उस टाइम से जंग में है, मुसलसल जंग में है जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। सो जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफ़गानियों की मदद की और वो पूरा रूस को तबाह किया। फिर जब अमेरिका ने वापस अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो ये एक डिफरेंट तरह की जंग थी और इसमें भी पाकिस्तान ने अमेरिका को डॉज किया और उनके साथ डबल गेम की और जो अपने एसेट्स थे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में उनको सेव रखा। फिर 2007 से ऑनवर्ड पाकिस्तान मुसलसल मिलिटेंसी के साथ जंग लड़ रहा है और ये बहुत बड़ी जंग थी। दुनिया को शायद इसका इतना अंदाज़ा नहीं है और स्पेशली इंडियंस को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी जंग थी और पाकिस्तान अभी तक ये जंग लड़ रहा है और हारा तो नहीं है ना। सो पाकिस्तान जो मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ रहा है वो इस एपिसोड से जो हमारा अभी इंडिया के साथ हुआ है उससे बहुत मुश्किल थी क्योंकि उसमें गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स यूज़ होते हैं। वो आपको दुश्मन का सही पता नहीं होता, वो सिविलियन आबादी में छुपा हुआ होता है। सो अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ तरह की जंगें लड़ चुका है और मुसलसल लड़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो बैटल हार्डन हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने कौन सी जंग लड़ी है। लास्ट टाइम उन्होंने कारगिल लड़ा था, वो भी एक छोटी सी जंग थी, तो उनको वहाँ पे वो क्या ही ट्रेनिंग मिलेगी या क्या ही तजर्बा मिलेगा। यहाँ कह लें कि इंडिया ने चाइना के साथ जो उनके क्लैशेस हुए थे 2020 में, लेकिन वो भी बहुत छोटे लेवल के थे, वहाँ पे कोई वेपन यूज़ नहीं हुआ था, सिर्फ डंडे सोटे ही चले थे। सो इंडिया की जो मिलिट्री है वो उतनी बैटल हार्डन नहीं है जितनी पाकिस्तान की मिलिट्री जो है। सो इस वजह से इंडियंस का जो ये ख्याल था कि चूँकि पाकिस्तान एक बेगमंगा देश है तो हम इनको डेसिमेट कर देंगे, उड़ा के रख देंगे और चीखें सुनेंगे इनकी। नाउ यू नो कि पाकिस्तान ठीक है इकोनॉमिकली वीक मंगा देश है लेकिन मिलिटरीली पाकिस्तान इज़ ए स्ट्रॉन्ग नेशन। इंडियंस का जो तीसरा मिथ शैटर हुआ है इस जंग की वजह से वो ये था कि शायद वो ज़्यादा पैसे फेंकेंगे तो शायद वो पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल कर लेंगे। जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था तो इंडिया ने कहा था कि शायद उनकी जो एयरफोर्स थी वो उतनी एडवांस नहीं थी जितनी पाकिस्तान की थी और इसी वजह से वो अभिनंदन पकड़ा गया था और इंडिया का नुकसान हुआ था। उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक पैसे लगाए, तकरीबन $9 बिलियन लगा के उन्होंने राफेल लिए, S-400 मिज़ाइल लिया और उनको लगता था कि अब तो क्या ही कर लेगा पाकिस्तान हमारा, अब जो हम मर्ज़ी करें पाकिस्तान के अंदर जाकर तो पाकिस्तान तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। सो इंडियंस का पाकिस्तान के बारे में ये मिथ भी शैटर हुआ है कि सिर्फ पैसों से वो पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल कर लेंगे। श्योर इंडिया को इस बार
टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर एज हासिल था। उनके पास जदीद त्यारे थे राफेल की सूरत में, उनके पास S-400 मिज़ाइल सिस्टम भी था जो दुनिया का जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान उनकी बेसिस को भी हिट कर पाया है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने टारगेट करना चाहा उनको टारगेट कर पाया है और बगैर किसी नुकसान के कर पाया है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए भी, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इंडिया का जो ये मिथ था कि वो ज़्यादा पैसे फेंक के शायद पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, तो ये मिथ भी उनका शैटर हुआ है। चौथा और जो सबसे बड़ा मिथ था इंडियंस का पाकिस्तान के बारे में कि शायद इंडिया इसराइल है और पाकिस्तान गज़ा है। सो जिस तरह इसराइल ने गज़ा में जेनोसाइड किया है और उसका कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके साथ थी, इसी तरह हम भी पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ होगी और हम पाकिस्तान को गज़ा बना देंगे। सो जो इंडियंस का पाकिस्तान के बारे में ये मिथ था, ये भी ठीक ठाक तरीके से शैटर हो गया है। वैसे भी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो ज़ायनिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ज्यूज़ भी यही कहते हैं कि हमारे पास तो बस यही एक इसराइल मुल्क है, ये जो पैलेस्टीनियंस हैं ये तो किसी भी अरब या मुस्लिम मुल्क में जा सकते हैं। इसी तरह इंडियंस भी ये कहते हैं कि हमारे पास तो बस यही भारत ही है, जो यहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं वो तो किसी भी मुल्क मुस्लिम मुल्क में जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे। सो जब इसराइल ने पिछले 1-1.5 साल से गज़ा में जेनोसाइड कर रहा है तो इंडियंस ने उनको फुल सपोर्ट दी है इसराइल को, और जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है तो इसराइल ने भी इंडिया की ठीक ठाक सपोर्ट की है। सो ये दोनों आइडियोलॉजीज़, ये दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और इंडियंस इसराइल को एक हसरत की निगाह से देखते हैं कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाएँ। लेकिन उनको समझ में आ गई है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए गज़ा, यहाँ से ठीक ठाक जवाब मिलता है। सो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ अच्छा खेला और इंडिया ने कहाँ कहाँ अच्छा खेला। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका जो पहला अटैक था वो काफ़ी सक्सेसफुल था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पाकिस्तान इन जगहों पर टेररिस्ट को ट्रेन करता है और ये टेररिस्ट जाके फिर कश्मीर में इंडियंस को टारगेट करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, इसको कभी बाद में देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये इंडिया का मौक़िफ़ था कि यहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है और वो इन जगहों को प्रिसाइजली हिट कर पाए थे। इस हिसाब से ये उनकी एक सक्सेसफुल मिलिट्री मिशन था। दूसरा ये था कि इस दफ़ा इंडिया ने सिर्फ LOC को क्रॉस नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके हिट किया है, तो ये भी उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था। दूसरा, इस अटैक के पीछे उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय या छोटा मोटा हमला करने के बजाय फुल ऑन अटैक किया, और उनका मकसद ये था कि अब पाकिस्तान अगली बार 100 बार सोचेगा कि मुझे इस तरह का अटैक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। अगेन, ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट ट्रेन नहीं होते, और अगर यहाँ पे कोई टेररिस्ट होते तो जब इंडिया ने हमला किया था तो वहाँ पे वो हलाक होते, यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे और सिविलियन शहीद ना होते। सो अगर इंडिया ने किसी टेररिस्ट को यहाँ पे टारगेट किया है तो फिर उनके नाम बताए, जो कि इंडिया नहीं बता पाया। इंडिया ने जो दूसरे दिन स्मार्टली खेला वो ये था कि उन्होंने इसराइली साख्ता बहुत ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर भेजे ताकि वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो लोकेशन थी उनको मालूम कर सके। इंडिया की न्यूज़ मैं देख रहा था और उसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने जो लाहौर के अंदर पाकिस्तान की एयर डिफेंस बैटरी थी उसको लोकेट कर लिया था जब उन्होंने पहला ड्रोन भेजा था, और वो उसको टारगेट कर भी पाए थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आ रही थी। सो अभी हम इसको कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन अब बहरहाल ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि जब उन्होंने पहला ड्रोन भेजा होगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने उसको अपने एयर डिफेंस से टारगेट किया हो और उसकी लोकेशन इंडिया के पास चली गई हो और फिर इंडिया उसको टारगेट कर पाया हो। ये पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी ही इसका हल भी निकाल लिया था और पाकिस्तान ने फिर अपने एयर डिफेंस को यूज़ करने के बजाय दूसरे तरीक़ों से इन ड्रोन्स को गिराया और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स गिराए। तीसरी जगह जहाँ इंडिया ने थोड़ा सा अच्छा खेलने की कोशिश की वो ये थी कि जब वो मीडिया को ब्रीफ करने के लिए आते थे तो साथ में मुसलमान लड़की सोफिया कुरैशी को भी साथ लेके आते थे और वो मीडिया को ब्रीफ करती थी। PR के लिहाज से ये एक अच्छा स्टंट था, और यह दिखाने के लिए कि इंडिया में कोई इशू नहीं है, मुसलमान, सिख, हिंदू सारे इकट्ठे और हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी में वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल है, स्पेशली अंडर BJP गवर्नमेंट, वो तो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा PR स्टंट तो था। चौथी चीज़ जो इंडिया के हक़ में बेहतर साबित हुई है वो ये है कि उन्हें बॉलीवुड मूवी बनाने के लिए एक तगड़ा स्क्रिप्ट मिल गया है। इमेजिन करो कि जो लोग अभिनंदन को हीरो बना सकते हैं और उसके ऊपर मूवी बना सकते हैं, तो इस बार तो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स किए हैं, तो इस बार तो भाई एक तगड़ी प्रोपेगेंडा बॉलीवुड मूवी आएगी।
और मुझे भी इस मूवी का इंतज़ार रहेगा और मैं देखना चाहूँगा कि वो सारी सिचुएशन को किस तरह ट्विस्ट करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी जंग में पाकिस्तान ने कहाँ अच्छा खेला है। सबसे पहले तो हम बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना डिफेंस किया है। मुझे तो इसके बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इस बार पाकिस्तान और इंडिया की वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई है, जिसमें इंडिया के 80 प्लेन्स हिस्सा ले रहे थे और बाकी पाकिस्तान के थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया है, बल्कि इंडिया के 5 त्यारे भी मार गिराए हैं। इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2 या शायद 3 त्यारे गिराए हैं, जिसमें एक राफेल भी शामिल है जो कि जदीद तरीन त्यारा है। लेकिन इंडिया तो खैर एक भी नहीं मान रहा और वो मानेगी भी नहीं। लेकिन जिस तरीके और जिस कॉन्फिडेंस से इस बार पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने 5 गिराए हैं, मुझे भी लग रहा है कि इस बार इंडिया के 5 त्यारे ही गिरे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनको खराज तहसीन बनती है कि उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा खेला है और इंडिया को ठीक ठाक जवाब दिया है। दूसरी चीज़ जिसने मुझे काफ़ी हैरान और परेशान भी किया वो ये थी कि बहावलपुर में हाफिज़ अब्दुल रऊफ जनाजा पढ़ा रहे थे और उनके पीछे पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरान खड़े थे। इंडिया ने इस चीज़ को बहुत उछाला और कहा कि ये जो बंदा जनाजा पढ़ा रहा है हाफिज़ अब्दुल रऊफ, ये यूएस की जो टेररिस्ट की डेजिग्नेटेड लिस्ट है उसमें मौजूद है और देखें कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री अफसरान हैं वो इसके पीछे खड़े हैं और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये तो एक फेक न्यूज़ है। जो बंदा नमाज जनाजा पढ़ा रहा था उसका नाम भी हाफिज़ अब्दुल रऊफ था, मगर ये वो वाला हाफिज़ अब्दुल रऊफ नहीं था जिसका नाम यूएस की टेररिस्ट की डेजिग्नेटेड लिस्ट में मौजूद है। वो जिसका नाम मौजूद है वो मौलाना मसूद अजहर का शायद भाई है। लेकिन ये जो इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे वो वहाँ बावलपुर के कोई लोकल इमाम साहब हैं और वो नहीं थे जिसका नाम यूएस की टेररिस्ट की डेजिग्नेटेड लिस्ट में मौजूद था। सो ये देख के थोड़ा सा फिर सुकून हुआ। तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी की वो ये थी कि ऑपरेशन का नाम काफ़ी यूनिक था। अब हाफिज़ साहब को आर्मी चीफ बनाने का कम से कम ये फ़ायदा तो है कि उन्होंने जिहाद वाली और जंग वाली आयत से इस ऑपरेशन का नाम निकाला। अगर मैं आपको उस आयत का तर्जमा सुनाऊं तो वो कुछ यूँ है कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर जंग करते हैं, गोया कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। सो कम से कम नाम काफ़ी अच्छा था और हाफिज़ साहब को आर्मी चीफ बनाने का ये फ़ायदा तो है कि उन्होंने बड़ा यूनिक सा नाम रखा है इस ऑपरेशन का। चौथी चीज़ जो पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार की है वो ये है कि इंडिया को एक तगड़ा जवाब दिया है। अभी हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जदीद तरीन हथियार हैं। उनके पास S-400 मिज़ाइल है जो दुनिया का बेहतरीन मिज़ाइल सिस्टम है। फिर उनके पास राफेल्स भी हैं और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी भी उनके पास है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने उनको 26 जगह पे हिट किया है और बगैर किसी नुकसान के खुद वापस आए हैं। ये नहीं हुआ कि इंडिया की तरह आए और अपने 5 त्यारे गिरा के चले गए हैं। पाकिस्तान ने अटैक किया है, सक्सेसफुली किया है, 26 जगह पे किया है, S-400 और राफेल के होते हुए किया है और बगैर किसी नुकसान के वापस भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान इतना तगड़ा जवाब ना देता तो आज सीज़ फायर भी ना होता और इंडिया रोज़ कोई ना कोई अटैक करता रहता। सो ये इस बात की पाकिस्तान को मुबारकबाद भी देनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उनका जो जवाब था वो बहुत ही तगड़ा था। अगली चीज़ जो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी की है कि पाकिस्तान ने उनकी किसी भी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री के ऊपर अटैक किया है। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों का अटैक किया था जिसमें सिविलियंस की भी शहादतें हुई थी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने किसी मंदिर को निशाना नहीं बनाया, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ उनकी मिलिट्री पर अटैक किया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने रात को हमला करने के बजाय फजर के टाइम हमला किया, जो कि एक सुन्नत भी है और ये भी एक प्लस पॉइंट जाता है पाकिस्तान की मिलिट्री में कि उन्होंने रात के बजाय दिन के टाइम में हमला किया है, जो कि बहादुरी के लिहाज से एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। अगली चीज़ जो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी की थी वो ये थी कि जब पाकिस्तान ने शायद फतेह 2 मिसाइल इंडिया के ऊपर मारे थे तो उनके ऊपर उन बच्चों के नाम थे जो इंडिया के पहले अटैक में शहीद हो गए थे। सो ये भी एक तगड़ा रिस्पांस था कि पाकिस्तान अपने शहीदों, अपने बच्चों के खून का बदला ज़रूर लेगा। सो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एपिसोड, इस पूरी जंग से इंडिया और पाकिस्तान को क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहले तो जो इंडिया के लिए लेसन वो ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। मतलब इंडिया ने ये और उनके मीडिया ने ये हवा बना दी थी कि शायद पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम जाएंगे और मिनटों में उनको डेसिमेट कर देंगे और घुसके मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, चीखें सुनेंगे इनकी। लेकिन फिर जब जवाब आया तो फिर उसी टाइम सीज़ फायर पे भी राज़ी हो गए। आर्ट ऑफ वॉर एक किताब है जिसमें सुन त्सू लिखते हैं कि ही हु एक्सरसाइजेस नो फोर थॉट बट मेक्स लाइट ऑफ हिज ओपोनेंट्स इज श्योर टू बी कैप्चर्ड बाय देम।
जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने दुश्मन को हल्के में लेंगे तो फिर वो आपकी ठुकाई भी करेंगे, और ये इंडिया के साथ भी यही हुआ है। इस जंग से पाकिस्तान और इंडिया का तो नुकसान ही हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन इस जंग से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चाइना चूंकि तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसने कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन हथियार तो वो बना रहे हैं। लेकिन उनके हथियारों के साथ मसला ये था कि वो बैटल टेस्टेड नहीं थे। लेकिन इस जंग का फ़ायदा ये हुआ है कि उनके हथियार बैटल टेस्टेड हो गए हैं। चाइना ने इस जंग से बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया होगा अपने हथियारों के बारे में, और इन फ्यूचर वो अपने हथियारों को मज़ीद बेहतर भी करेंगे। दूसरा, जो चाइना के मिलिट्री सैटेलाइट्स थे वो मुसलसल इस सिचुएशन की पूरी निगरानी कर रहे थे। तो जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे थे तो चाइना के सैटेलाइट्स ने उनका डेटा भी उठा लिया होगा कि उनकी स्पीड क्या है, उनकी एक्यूरेसी क्या है, और चाइना इस सारे डेटा को इकट्ठा करके अपने हथियार मज़ीद बेहतर करेगा। इस डेटा से उसे इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी अंदाज़ा हो गया होगा, और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब इंडिया और चाइना की एक फुल फ्लेज वार होगी तो फिर चाइना इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई भी करेगा। तीसरा लेसन हम पाकिस्तानियों के लिए है कि आपने किसी भी सिचुएशन के अंदर पैनिक नहीं होना होता। पहले दिन उनके मिसाइल आए, दूसरे दिन उनके ड्रोन आए, तो पाकिस्तानियों ने बातें आम करना शुरू कर दी कि शायद पाकिस्तान उनके मिसाइल और ड्रोन रोकने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान शायद अब उसका जवाब भी नहीं देगा। लेकिन मुझे ये बात कन्फर्म थी कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। मुझे सिर्फ इस बात का खदशा था कि पाकिस्तान जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दे। आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान जल्दबाजी में कोई अटैक कर दे, अपने प्लेन्स उधर भेज दे और वहाँ पे हमारा कोई पायलट पकड़ा जाए जिस तरह अभिनंदन पकड़ा जाता था, तो फिर आप देखें कि वहाँ पे किस तरह का ववेला मचना था। मुझे बस यही खतरा था कि पाकिस्तान जल्दबाजी में या प्रेशर में आकर जल्दी जवाब ना दे दे, बल्कि सोच समझ कर प्लानिंग के साथ इंडिया के ऊपर अटैक करे। और मुझे यकीन था कि अटैक तो होना ही होना है, और मिलिट्री भी यही कह रही थी, और हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो भी यही है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब देगा, और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया भी। सो हमारे लिए लेसन ये है कि जल्दबाजी ना किया करें। ये कोई फूड पांडा का ऑर्डर नहीं है कि आपने 30 मिनट पहले ऑर्डर दिया तो और अभी तक वो ऑर्डर नहीं आया। ये मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ हैं, यहाँ पे टाइम लगता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने टारगेट देखने पड़ते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है, अगले के पास भी S-400 है, वो सारा कुछ देख के फिर अटैक करना पड़ता है। तो थोड़ा हौसला रखें अभी भी और नेक्स्ट टाइम भी। चौथा लेसन जो अगेन हम पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर हम अमन चाहते हैं तो अब हमें जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इमेजिन करो कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को तगड़ा जवाब ना दिया होता तो ना तो अभी तक सीज़ फायर होना था और ना ही अभी तक इंडिया के हमले बंद होना थे। इंडिया इसीलिए सीज़ फायर पर एग्री हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने उसे तगड़ा जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान उसे तगड़ा जवाब ना देता तो दिस वुड हैव बीन ए न्यू नॉर्मल। इंडिया का जब भी मूड ख़राब होता, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते, तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया करना था, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्होंने कौन सा वापस अटैक करना है। सो पाकिस्तान के लिए वॉर रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जो अब इंडिया में सिचुएशन बन रही है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इन फ्यूचर जल्द कोई अमन हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की आइडियोलॉजी पनप रही है, हमें हमेशा जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हमारा जो पानी वाला मसला है वो मुझे लगता है मज़ीद ख़राब होगा। सो पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन के अंदर वॉर रेडी रहना पड़ेगा। आर्ट ऑफ वार में सुन त्सू एक जगह और लिखते हैं, द स्किलफुल फाइटर पुट्स हिमसेल्फ इन ए पोजिशन विच मेक्स डिफीट इम्पॉसिबल एंड डज नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर डिफीटिंग द एनिमी। मतलब जो स्किलफुल फाइटर होता है वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है और दुश्मन को शिकस्त देने का मौका ज़ाया नहीं करता। सो हमें भी जंग के लिए तो अब तैयार रहना ही पड़ेगा। पांचवा लेसन जो हम पाकिस्तानियों के लिए है कि जिस तरह इंडिया के अंदर कोई भी अटैक होता है वो फौरी उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब TTP या PLA हमला करे और पाकिस्तान के पास ये सबूत हों कि इसके पीछे इंडिया है, तो फिर पाकिस्तान को भी वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जंग लगती है तो फिर लग जाए। पाकिस्तान को भी इंडिया के लिए पाकिस्तान के अंदर इंडल्ज करने की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। सो आखिरी बात कि ये जंग फिर जीता कौन है। सो माय फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ लॉस्ट दिस वॉर टेरिबली। इंडिया को यहाँ से कोई फेस सेविंग नहीं मिली है। व्हेन ए लार्ज पावर अटैक्स ए स्मॉलर पावर, एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ए कंक्लूसिव विक्ट्री इज़ अ डिफीट।